पूरे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, हर जगह पे ये गवार की सब्जी होती है। बट ये गवार की सब्जी का अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बताऊं तो 80% जो प्रोडक्शन है वो मात्र और मात्र इंडिया करता है। और एक चीज याद रखनी है, जैसे बुआई करते और 6-7 दिनों में अंदर जर्मिनेशन हो जाता है और पौधा 2 पत्ती पे आ जाता है, और वहां से लेके जब तक पौधा 25-30 दिन का ना हो तब तक उसके अंदर पत्तियां, उसकी टहनियां, उसकी डालियां सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही फलियां उसके ऊपर ज्यादा आएगी, और जितनी फलियां ज्यादा होगी उतना ही आपको अर्ली प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये समय पे खाद देना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कम पानी में तो मिनिमम अगर 4 से 5 पानी भी है तो भी गवार की फसल हो जाती है। बट कई किसान भाई ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास तो सर एक उगाने के लिए और उसके बाद 2 या 3 पानी की फैसिलिटी है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी हो जाएगी। किसान भाई गवार की फसल के अंदर 1 या 2 डिजीज आते हैं अगर मौसम साथ नहीं दिया तो। हल्का बहुत जो इसके अंदर माहो मोइला आता है और सफेद मक्खी का प्रश्न थोड़ा बहुत आता है। तो ऐसी अगर खराब सिचुएशन भी आ गई तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गवार के जड़ों के अंदर जो गांठें है राइजोबियम की, जो हवा का नाइट्रोजन जड़ों के माध्यम से नीचे लेके पौधे को जो है वो नेचुरल नाइट्रोजन देता है। तो ये जो गवार की फसल है वो बिल्कुल पानी हो या ना हो या कम हो ज़्यादा हो या कोई सी भी मिट्टी हो, एक किसानों के लिए ये 100% सेफ और बेनिफिटेड फसल है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ आपका अपना एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर प्रयाग गोलकिया। आप सभी लोगों ने हमारे जितने भी वीडियोस देखे हैं उनके अंदर बहुत अच्छा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया है, और कई किसान भाइयों तक हमारा इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको पहुंचाने के लिए आप सभी लोगों ने मदद किया है। तो उसके लिए मैं एग्रोस्टार इंडिया की ओर से आप सभी का तहे दिल से जो है वो मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर जो नए किसान अभी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जो बेल आइकॉन है, जो घंटी जैसा बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए वीडियो आप तक पहुंचते जाए। तो किसान भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि कई सारे किसान भाइयों की, जैसा कि आपने अभी जो कलिंगड़ यानी कि जो वाटरमेलन का वीडियो था, तरबूज का था, जीरे का वीडियोस था, और अभी जो ककड़ी वगैरह का जो वीडियो था, उसके अंदर बहुत सारे किसान भाइयों का एक कॉमन कॉमेंट आ रहा था कि सर अभी जो है वो गर्मियों की सीजन चालू हो गई है, तो कई सारे ऐसे किसान भाइयों है कि सर कोई ऐसी फसल बताइए कि अगर हमको खरीफ के अंदर, जो जैसे कि यूपी एमपी है, मध्य प्रदेश, वहाँ पे धान और सोयाबीन की खेती होती है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो सोयाबीन है, मक्का और कापूस यानी कि कपास की खेती होती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा है, वहाँ पे कपास और मूंगफली की खेती होती है। तो उन सभी किसान भाइयों का एक बहुत अच्छा सा और एक प्रैक्टिकल प्रश्न था कि अभी जो मार्च से लेके मई महीने तक या अप्रैल महीने के एंड तक हमारे खेत खाली होते हैं, बट हमारे पास थोड़ी बहुत पानी की भी सुविधा होती है और हमारे पास मिट्टी भी थोड़ी बहुत अच्छी सी है। तो ये 2 ढाई या 3 महीने के पीरियड के अंदर हमें कोई कम समय के अंदर पक जाए और अच्छा सा मुनाफा कमा पाए और हमारी मिट्टी को भी अच्छी कर दे, ऐसी कोई फसल की अगर बारे में जानकारी है तो बताइए, तो हमको वो बहुत लाभदायी होगा। तो किसान भाइयों, आपके ये कमेंटों के ऊपर से और आप सभी का ये जो कॉमन प्रश्न है उसके बेसिस पे मैं एक फसल आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप उसकी खेती करते हो तो कम खर्चे के अंदर ज़्यादा उत्पादन तो मिलेगा, बट साथ-साथ में आपकी मिट्टी की जो उर्वरकता है वो भी बढ़ाएगी। आप सभी के मन में प्रश्न होता होगा कि भाई ऐसी कौन-सी फसल है? तो किसान भाइयों, उस फसल का नाम है गवार की फसल। और ये जो गवार की सब्जी की फसल है उसका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल और एक मिट्टी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा महत्व भी है। तो आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, ज्यादातर आप सभी को पता है कि पूरे भारत के अंदर अगर मैं बात करूं, हर जगह पे ये गवार की सब्जी थोड़े बहुत मात्रा के अंदर होती है। बट ये गवार की सब्जी का अगर मैं वर्ल्ड के बारे में बताऊं तो 80% जो प्रोडक्शन है वो मात्र और मात्र इंडिया करता है। और इस 80% में से 60% अगर मैं कंट्रीब्यूशन बताऊं तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के किसानों का है। तो सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि गवार की फसल 2 सीजन में तो होती है, बट 2 टाइप की होती है। एक आता है जो सब्जियों वाला गवार, जिसको हम एज ए सब्जी के स्वरूप में खाते हैं, और एक दूसरा होता है गम गुवार, जो ज्यादातर जो आइसक्रीम रिलेटेड है, पेंट इंडस्ट्री है या फॉरेन इंडस्ट्री है या फिर मशीनरी रिलेटेड जो ग्रीस वगैरह जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके अंदर उसका प्रयोग होता है, और जिसकी
फॉरेन के अंदर ज़्यादा डिमांड होती है, बट भारत के अंदर कई क्षेत्रों में और कम मात्रा में किया जाता है। तो आज हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं। हम मात्र जो है, जो ये आपका 2 ढाई या 3 महीने का पीरियड है, उसके अंदर अच्छा-सा मुनाफ़ा लेके अच्छी-सी आपको इनकम देने के लिए जो बात करने वाले हैं, वो सब्जियों वाले गुवार के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी किसान भाई जानते हो कि गुवार की फसल जो है 2 सीज़नों में होती है। एक खरीफ के अंदर यानी कि जो जून-जुलाई का महीना होता है तब, और दूसरी होती है ये स्प्रिंग यानी कि गर्मियों के मौसम में, यानी कि 15 फरवरी से लेके 15 मार्च से लेके लेट से लेट 20 मार्च या मार्च के एंडिंग तक भी उसकी बुआई होती है। उसको गर्मियों की गवार की सब्जी बोलते हैं। तो ये 2 सीज़न में होती है। तो खरीफ सीज़न तो हमारा चला गया है या फिर आने वाला है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो मात्र गर्मियों के सीज़न के अंदर गवार की कम पानी में, कम लागत में ज़्यादा मुनाफ़ा और ज़्यादा पैसा कैसे बनाएँ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो गवार की फसल उगाने के लिए कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गवार एक ऐसी फसल है जो सबसे कम पानी में, सबसे कम उपजाऊ मिट्टी में और सबसे कम से कम लागत के अंदर मैक्सिमम और बहुत अच्छा सा प्रोडक्शन देने वाली एक सब्जी की फसल है। ये गवार की फसल जो है वो हल्की दोमट हो, बलुई मिट्टी हो, मध्यम मिट्टी हो या भारी मिट्टी, किसी भी प्रकार की मिट्टी के अंदर इसकी खेती की जाती है। और सबसे बड़ी, अगर मैं भारत के अंदर मैं बात करूं, तो जहां पे भी ये गवार की खेती होती है तो उसको मिट्टी का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 8 तक का चलता है। जो अभी पूरे इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो 50 से 60 या 70% एरिया के अंदर 6.5 से लेके 7 8.5 तक का पीएच होता है। यानी कि आप समझ गए हो कि हर जगह जो है ये गवार की खेती आप जो है वो कर सकते हैं। बट एक दो चीजें इसके अंदर ध्यान रखनी है कि समर के अंदर जब इसकी आप खेती करते हो तो शुरुआती 2 से 3 जो है आप निराई गुड़ाई करते हैं या फिर जो कल्टीवेटर करते हैं वो बहुत अच्छे से जोतना है। क्यों? क्योंकि ये गवार की फसल के अंदर एक बीमारी आती है जड़ गलन की, जो आपके पिछले 2 सीजन यानी कि खरीफ और रबी की ले चुके हैं और अच्छे से जुताई वगैरह नहीं की, और जो पुरानी फसलों के अवशेष जो मिट्टी के अंदर पड़े रहते हैं, और उसके कारण शुरुआत में जैसे बीज जम के निकल के आता है तो जड़ सनन नाम की एक समस्या आती है, तो वो ना आए इसीलिए आप मिट्टी तैयार करते हो तो अगर आपकी हल्की बलुई दोमट मिट्टी है तो एक आध बार आप कल्टीवेटर या रोटावेटर कर दोगे तो चलेगा। बट अगर आपकी मध्यम से भारी मिट्टी है तो 2 से 3 अच्छी सी जुताई आपको जो है वो करनी है और फिर जो है इसकी बुवाई करनी है। तो ये गवार की फसल के लिए ज़्यादातर 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच का अगर क्लाइमेट या टेम्परेचर हो तो इसको बहुत अनुकूल आता है और वो गवार की फसल के लिए बेस्ट से बेस्ट होता है। और ख़ास करके मैं बताऊँ जलवायु की, तो ये मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल यानी कि कम गर्मी वाला एरिया, मध्यम से ज़्यादा गर्मी वाला और थोड़ा हाई गर्मी वाले, ये तीनों प्रकार के क्षेत्रों के अंदर इसकी खेती की जाती है। सब्जियों वाली गवार के बारे में बात करूँ तो आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि भाई कौन-सी किस्म जो है वो गर्मियों के अंदर अच्छा-सा प्रोडक्शन देती है और अच्छा-सा जो है वो बेनिफिट भी देती है। तो उसके अंदर कई सारी मार्केट के अंदर अभी वैराइटियाँ मिलती है। जैसे कि गवर्नमेंट क्षेत्र के भी है, पूसा नव बहार है, पूसा नव भारत है, गुजरात गुवार 1 है, गुजरात गुवार 2 है, जैसे कि राजस्थान गुवार 1 है। ऐसे ही कई क्षेत्रों में अपने लोकल यूनिवर्सिटी की भी वैराइटीज़ है और कई सारे प्राइवेट क्षेत्रों की भी इसके अंदर वैराइटी है। जैसे एग्रोस्टार की एएस 1051 है। ऐसी कई सारी जो वैराइटियाँ है, जो गर्मियों के मौसम के अंदर बहुत अच्छा-सा प्रोडक्शन देती है और बहुत अच्छी-सी उपज भी देती है। और उसके बाद आपको जो है वैरायटी का चयन करने के बाद आपको एक माइंड के अंदर प्रश्न आता होगा कि अभी बुआई करने से पहले क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपने जहाँ से ये वेज गवार का जो बीज लिया है, अगर बीज उपचारित नहीं है तो आपको बीज उपचारण प्रक्रिया जो है वो करना है, क्योंकि जो शुरुआती अवस्थाओं के अंदर गर्मियों के अंदर एक तो हीट रहती है और थोड़ा बहुत पानी की कमी रहती है। तो शुरुआती अवस्था में जब आप बुआई के लिए डालते हो और पहला पानी देते हो तो शुरुआत के अंदर जड़ गलन ज़्यादा आती है। तो ये समस्या ना आए, इसलिए ग्वार को अगर आपने पैकेट के ऊपर देखना है, अगर कोई भी फफूंदनाशक से बीज उपचार नहीं किया है तो ही ये करना है। अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये थायरम वगैरह है या कार्बेंडाजिम, तो आपको नहीं करना है। अगर पैकेट के ऊपर या घर का बीज आप लगा रहे हो या लोकल बीज लगा रहे हो तो आपको जो है इसका बीज उपचार करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बीज उपचार नहीं करोगे तो शुरुआत में से आपके पौधे जो है वो जड़ गलन होगी तो चले जाएँगे और जो आपने बुआई की है तो 1 एकड़ के अंदर कम पौधे हो जाएँगे। तो अभी बात करते हैं बीज उपचार की, तो नॉर्मल सा जो कार्बेंडाजिम 50% आता है, तो वो गवार के 1 किलो बीज के अंदर मात्र 2 ग्राम की
मात्रा के आधार पे जो है आप करोगे तो बहुत अच्छा सा शुरुआती अवस्था में सारी फफूंदों के प्रति आपको रक्षण मिलेगा और आपकी फसल अच्छी होगी। बीज उपचार के बाद आता है कि भाई कितनी दूरी के ऊपर उसको लगाना चाहिए तो अच्छा सा प्रोडक्शन भी मिले और पौधा का भी जो है वो अच्छे से ग्रोथ हो। तो ज़्यादातर अलग क्षेत्र के अंदर अलग-अलग डिस्टेंस के अंदर इसका जो है वो बुवाई करते हैं। बट जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और 10-15 सालों से किसानों के खेत के अंदर जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सब्जियों वाली गुवार के लिए 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर। अगर आपके पास मध्यम से भारी मिट्टी है तो मात्र 15 सेंटीमीटर रखिए। अगर हल्की और बलुई दोमट मिट्टी है तो उस मिट्टी के अंदर जल धारण संग्रह शक्ति कम होती है, तो वहाँ पे जो है वो आप 10 सेंटीमीटर पे लगाइए। वो आपकी मिट्टी के ऊपर और आपके पास पानी की कैसी सुविधा है उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन ले सकते हो। तो इससे जो है वो आपको 1 एकड़ के अंदर पर्याप्त पौधे भी होंगे और बहुत अच्छा सा प्रोडक्शन भी मिलेगा। अभी सोइंग करने के बाद आपको सबसे पहला ये प्रश्न आता होगा कि भाई कई सारे किसान भाइयों को ऐसा होता है कि भाई कितने पानी देने चाहिए, कब खाद देना चाहिए। तो दोनों टॉपिक ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर हमको ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है और गर्मी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी हम फरवरी मार्च में तो इसकी बुआई कर देंगे, 25-30 दिन जो है उसका वृद्धि विकास अवस्था चलेगा और 40-45 दिन में फूल अवस्था आएगी और 55-60 दिनों में अपनी तुड़ाई वगैरह चालू हो जाएगी। तो जब 55-60 दिनों में ये फूल और फल अवस्था होगी, मतलब 45 से 60 दिनों में, तो वो बहुत क्रूशियल होगी। और मान लो कि आपने 15 फरवरी के अंदर आपने बुआई की है, तो 15 मार्च मतलब 30 दिन हो गए और 15 मार्च से और मान लो कि मैं 15 दिन मतलब मार्च महीने की एंड हो गई और अप्रैल मंथ के अंदर आपको भी पता है कि सूर्य देव जो है वो अपनी सबसे ज़्यादा हीट जो है वो होती है और सबसे ज़्यादा अगर 40-45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो फूल झड़ने की भी समस्या, फलियाँ अच्छी नहीं बननी, फलियों के ऊपर धब्बे पड़ना, ये सारी समस्या आती है। और उसी समय जो है हमको ऐसा लगता है कि अभी तक 40-45 दिन तक हमने मेहनत की और सीधी गर्मी पड़ी और फसल जो है वो हमको अच्छी नहीं मिली। तो वो सब प्रॉब्लम 45-50 दिन बाद ना हो, तो उसके लिए आपको अभी से क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो खाद और पानी व्यवस्थापन पे इस फसल का 80% दारोमदार है। ये सक्सेस भी हो सकती है और ये फेलियर भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सी तकेदारी रखनी है और जो भी मैं पानी वगैरह बताऊँ या खाद बताऊँ, वो सबके लिए कॉमन नहीं है। मैं मिट्टी के हिसाब से बताऊँगा और क्लाइमेट के हिसाब से, तो आप इस तरीके से इसके ऊपर फॉलो करना है। और उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके अपने प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ताकि हम जो है उसको आप अच्छे से समझेंगे और आपकी सक्सेसफुल फसल लेने के लिए हम मदद करेंगे। जैसे कि ग्वार की फसल के बारे में बताऊँ तो उसका खाद व्यवस्थापन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर ग्वार के अंदर इतना ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बहुत कम खाद के अंदर ये प्रोडक्शन देने वाली फसल है। ज़्यादातर अगर मैं अलग-अलग इंडिया के लेवल की अलग-अलग मिट्टी के हिसाब से अगर मैं औसतन अगर मैं बताऊँ, तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है, ये तीनों की मात्रा प्रति एकड़ के अंदर 8 से 10 किलो जितना ही चाहिए। यानी कि नाइट्रोजन जो है वो 8 से 10 किलो, फास्फोरस 8 से 10 किलो और पोटाश 8 से 10 किलो प्रति एकड़, जो जितनी भी दलहनी फसल है उसके अंदर सबसे से कम जो है वो फर्टिलाइजर इसके अंदर जाना है। बट अगर आपके पास आपकी जो मिट्टी है वो 3 प्रकार की होती है। एक बात करता हूँ मैं हल्की और बलुई दोमट मिट्टी, एक मध्यम काली मिट्टी और एक भारी मिट्टी होती है। अगर आपने परीक्षण करवाया है या मृदा परीक्षण करवाया है, अगर आपकी मिट्टी के अंदर 8 या 8.5 के ऊपर का पीएच है, तो आपकी ज़मीन जो है वो अल्कलाइन है, यानी कि जो लवणीयता है और अल्कलिडिटी है वो ज़्यादा है। यानी कि आपको जो इस ग्वार की फसल अगर आप कर रहे हो, तो आपको जो है वो हाई पीएच वाले जो फर्टिलाइज़र है वो कम यूज़ करने चाहिए। यानी कि जो डीएपी वगैरह खातर है वो कम यूज़ करना चाहिए, उसके जगह आपको एसएसपी लेना चाहिए। और जिन किसान भाइयों के पास 6 से लेके 7, सवा 7 या 7.5 पीएच तक की ज़मीन है, वो डीएपी और यूरिया का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और जिनके पीएच ज़्यादा है, ऑलरेडी अल्कलाइन है, उनको एसएसपी प्लस यूरिया का जो है वो कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही जहाँ पे अल्कलाइन ज़मीन है और ज़्यादा अगर आप डीएपी डालते हो, तो मिट्टी की लवणीयता या और अल्कलिनिटी और बढ़ती है। तो जो न्यूट्रिशन आप दे रहे हो या फिर जो ज़मीन के अंदर पड़ा है, तो वो पौधा ले नहीं पाता है और पौधे के अंदर आपको लगता है कि मैंने तो बहुत सारा खाद वगैरह डाला, बट पौधे के अंदर बढ़वार नहीं हो रही है, पौधे का अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है और जो प्रोडक्शन मुझे चाहिए था वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो इसीलिए आपका मिट्टी का परीक्षण
और जो सॉइल हेल्थ रिपोर्ट है उसके हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना है। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के दर से चाहिए। तो अगर मैं 2 कॉम्बिनेशन बताता हूँ, सपोज आप एसएसपी और यूरिया का करते हो और डीएपी और यूरिया का, तो वो कितनी कितनी मात्रा में, और जो पोटाश है वो दोनों के कॉम्बिनेशन के अंदर समान मात्रा में लेना है कि उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप यूरिया और एसएसपी के कॉम्बिनेशन के अंदर लेते हो, तो पूरी गवार की फसल में बुआई से लेके एंड तक के अंदर मैं बताऊं तो यूरिया की जरूरत 15 से 17 किलो और एसएसपी की जरूरत 50 किलो आसपास पड़ेगी पूरे क्रॉप के लाइफ साइकिल में, जो बहुत से मिनिमल है। और अगर आपकी मिट्टी की पीएच अच्छी है, मिट्टी अच्छी है, ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह अच्छा है और आप डीएपी और यूरिया के कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, तो दोनों की जो मात्रा है वो 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के दर से लीजिए। और दोनों कॉम्बिनेशन में जो पोटाश की मात्रा है वो 12 से 15 किलो प्रति एकड़, 12 से 15 किलो प्रति एकड़ के दर से आप ले सकते हो। अभी ये कॉम्बिनेशन वाले खातर कब और कौन से समय में देने चाहिए, तो जो भी आप डीएपी और यूरिया का कॉम्बिनेशन है, तो कई सारे जगह पे यूरिया बेजल के अंदर भी बोलते हैं, बट मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यूरिया जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर आपने एप्लीकेशन किया और 2 दिनों के अंदर पौधे के पास जड़े हैं या फिर पत्तों के ऊपर स्प्रे किया और उसकी एबिलिटी है तो वो ले लेता है और 5 से 6 दिनों में उसकी जो है असर खत्म हो जाती है। तो मैं बुआई के अंदर कहीं कहीं जगह पे लिखा हुआ था, बट मैं मना कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बुआई के अंदर आप बीज के समय पे या फिर जुताई के टाइम डालोगे तो 5 से 6 दिनों में तो उसका असर खत्म हो जाने वाला है। तो 5 से 6 दिनों में तो गुआर के बीज निकल के आने वाले। तो आपका जो बेजल के अंदर यूरिया डालने का कई सारे किसान भाइयों का ऐसा होता है माइंडसेट, तो वो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपने जो खाद डाला है वो तो वेस्ट हो जाएगा या उसका लीचिंग हो जाएगा, या फिर आपने पानी दिया है तो उसके माध्यम से नीचे चला जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने यूरिया डाला है, बट उसका पौधे के अंदर कुछ भी आपको बेनिफिट लेने को नहीं मिलेगा। तो उससे अच्छा आप बुआई के समय जो है वो पोटाश, एसएसपी डालिए और उसके साथ साथ अगर आप डीएपी भी ले सकते हैं। अगर एसएसपी पोटाश लेना है तो भी ले सकते हैं, और एक दूसरा कॉम्बिनेशन डीएपी और पोटाश ये भी जो है आप ले सकते हैं। और जब आपकी फसल 25 से 30 दिनों की हो जाए, तब आपको, अगर आपकी हल्की और बलुई दोमट मिट्टी है, तो इस फसल के अंदर नाइट्रोजन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस फसल के, गवार की फसल के अंदर जब 25-30 दिनों की हो जाती है और एक आध पौधा आप बाहर निकाल के देखोगे, तो उसकी जड़ों के अंदर राइजोबियम की गांठें होती है। तो ये गांठें क्या करती है, जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन तत्व है, जो पौधे की बढ़वार, वृद्धि विकास, नई टहनियाँ, नई डालियाँ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और हम यूरिया या 10-26-26, 20-26-26 के रूप में हम एप्लीकेशन करते हैं, तो वो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, वो गवार के जड़ों के अंदर जो गांठें है राइजोबियम की, जो हवा का नाइट्रोजन जड़ों के माध्यम से नीचे लेके पौधे को जो है वो नेचुरल नाइट्रोजन देता है, ताकि आपको जो है वो बाहर से खर्चा करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और दूसरा, हवा के अंदर का नाइट्रोजन जमीन के अंदर फिक्स होता है, तो आपकी मिट्टी की अगर उर्वरकता या प्रोडक्टिविटी कम है तो वो भी बढ़ जाती है। यानी कि आप फसल तो ले रहे हो, बट साथ साथ में आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, उसकी जो प्रोडक्शन देने की जो कैपेसिटी है, वो बढ़ा रहे हो। तो जैसे कि हम पहले हमारे टॉपिक पे आते कि जब 25 से 30 दिनों की आपकी फसल होती है, तब हल्का सा जो है अगर आपको देना है तो जिंक सल्फेट है, या फिर जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट ग्रेड मार्केट के अंदर मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रीप्रो ग्रेड 5 जैसे जो बल्क ग्रेड के अंदर 5 या 10 केजी के पैकिंग में आते हैं, आप वो भी ले सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो ग्रेड 4-5 करके आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो 25-30 दिनों में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ-साथ अगर थोड़ा बहुत आप ग्रोथ नहीं है, हल्की बलुई दोमट मिट्टी है, तो हल्का सा अगर आप 5 से 10 किलो या 5 किलो यूरिया देना है तो दे सकते हैं। बट जिनके पास मध्यम से भारी मिट्टी है, उनको तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन होल्डिंग करने की कैपेसिटी भी उस ज़मीन की अच्छी है, और जो बेजल के समय में आपने डीएपी वगैरह दिया है, तो उसके अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। और पीछे 25-30 दिन का जब पौधा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हवा में जो नाइट्रोजन है वो जड़ों के माध्यम से लेता है, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती नहीं है। तो 25 से 30 दिनों में ग्रेड 4 या 5 दीजिए, और साथ-साथ में अगर हल्की सी बलुई दोमट मिट्टी है तो यूरिया वगैरह दीजिए। बाकी हल्का सा जो है आपको 10-26-26 या 20-20 0-13 है, वो 10 से 15 किलो दो, तो भी जो है वो फसल के लिए पर्याप्त है। और सबसे खास चीज़ आपको अब ध्यान रखनी है, तो इस जगह पे 20-25 दिन पे जब ऐसे ही आप खाद देते हो,
तो इसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा फूटेगी। और एक चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर पहले जैसे बुआई करते हो और 6-7 दिनों में अंदर जर्मिनेशन हो जाता है और पौधा 2 पत्ती पे आ जाता है, और वहाँ से लेके जब तक पौधा 25-30 दिन का ना हो, तब तक उसके अंदर पत्तियाँ, उसकी टहनियाँ, उसकी डालियाँ और उसके अंदर ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, उतनी ही फलियाँ उसके ऊपर ज़्यादा आएगी, और जितनी फलियाँ ज़्यादा होगी, उतना ही आपको अर्ली प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये समय पे खाद देना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है। और उसके बाद जैसे कि 40-45 दिन हो गए तो फूल अवस्था आ जाएगी। तो ये समय पे जो है आपको क्या करना है, एकाध अगर गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण फूल-वूल जल रही है, अच्छे से नहीं आ रहे, तो एक हल्का-सा फूल अवस्था पे पानी आपको देना है। और दूसरा, पानी देने के बावजूद भी अगर ये समस्या रहती है, तो मान लो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह की अगर आप आगे भूल गए हैं और डेफिशिएंसी वगैरह रही है, तो फूल अवस्था पे एक जो है आपको कैल्शियम और बोरोन का स्प्रे करना है, ताकि आपको जो फूल-फाल झड़ने की समस्या वो भी कम आएगी और फूल में से फलियाँ बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी-सी होगी, और फलियाँ भी जो है आपको कंटीन्यूअस मिलेगी और अच्छी मिलेगी। और कैल्शियम और बोरोन के मार्केट के अंदर बहुत सारे सोर्स है। कैल्शियम नाइट्रेट है, बराबर, बोरोन 20% चिलेटेड के अंदर आता है, नैनोविटा कैल्शियम है, नैनोविटा बोरोन है। ये सारे भी जो भी आपको अच्छे लगे वो रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हैं और फूल अवस्था पे एक स्प्रे कर सकते हो। तो 10 से 15% प्रोडक्शन बढ़ने की बहुत अच्छी-सी जो है वो आशंका को आप बढ़ा दोगे। मतलब कि आपका 10 से 15% प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि फूल कम गिरेंगे, फूल में से फलियाँ बन जाएगी और फलियाँ जल्दी मिलेगी और जल्दी माल आपका मार्केट में जाएगा, तो आपको रेट भी अच्छे से मिलेंगे। तो ये चीज़ें करनी है। और उसके बाद आती है फली अवस्था, जो 55-60 दिनों में आपकी तुड़ाई चालू हो जाती है, तो एक पानी जो है वो वहाँ पे देना है। तो इस तरीके से आप मैनेजमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा-सा खाद व्यवस्थापन भी हो जाएगा और कम खर्चों में आप मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो ले पाएँगे। और खाद व्यवस्थापन के बाद कई सारे किसान भाइयों का कमेंट भी देख रहा हूँ आ रहे हैं कि सर कितने पानी में सब्जी वाली गुआर की फसल होनी चाहिए? कितने होने चाहिए और कितने अगर हमारे पास है तो भी ये कर सकते हैं? ये दोनों प्रश्न अलग-अलग है किसान भाइयों। एक तो ये जैसे कि मैंने बताया कम पानी में, तो मिनिमम अगर 4 से 5 पानी भी है तो भी गवार की फसल हो जाती है। बट कई किसान भाई ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास तो सर एक उगाने के लिए और उसके बाद 2 या 3 पानी की फैसिलिटी है, तो भी आपको चिंता करने की लिए ज़रूरत नहीं है, उसमें भी हो जाएगी। तो कब देना है? अगर आपके पास पानी की अच्छी-सी सुविधा है, तो आप अपने हिसाब से 8-10 दिनों के अंतराल पे कभी भी दे सकते हो। बट अगर जर्मिनेशन करने के बाद 2 से 3 पानी की व्यवस्था की फैसिलिटीज़ है या व्यवस्था है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब उसकी बुआई करते हो, तब आपको पहला पानी देना है, ताकि जर्मिनेशन हो जाएगा। तो जर्मिनेशन हो जाने के 20 से 25 दिनों के बाद, जब हमको खाद वगैरह डालना है और निराई-गुड़ाई करनी है, उस अवस्था पे जो है तब जाके जो है आपको एक और पानी देना है और पानी खींचना है। जितना पानी खींचोगे उतना ही उसके अंदर ब्रांचिंग भी फूटेगी और थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आएगा, तो पौधे की जो नेचुरल रेजिस्टेंसी है और नेचुरल कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। तो 20-25 दिन बाद दो, ताकि 2 पानी हो गए, उसके बाद एक फूल अवस्था पे और इसके बाद एक फली अवस्था पे। तो उगाने के पानी के बाद और 3 पानी आपके पास हो गए, तो भी आप इसकी सक्सेसफुल खेती जो है वो कर सकते हैं। और कई क्षेत्रों में जहाँ पे मध्यम और भारी मिट्टी है, वहाँ पे तो 2 या 3 पानी में भी ये फसल जो है वो किसान बहुत अच्छी तरीके से प्रोडक्शन लेके कर लेते हैं। उसके अंदर कई सारे किसान भाइयों को एक समस्या आती है कि भाई इसमें खरपतवार अगर आए तो उसको कैसे नियंत्रण करें? जो इसके अंदर खरपतवार का जो नियोजन है, उसके लिए कई किसान भाइयों को ऐसा होता है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर हम जो है वो खरपतवार की दवाई का डालना भूल गए या प्रबंधन करना भूल गए, तो फिर क्या करना चाहिए? तो ग्वार के अंदर जो एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड आता है, जो मात्र गुवार की फसल में ही आपको प्रयोग करना है। तो मार्केट के अंदर एक टेक्निकल मिलता है जिसके बारे में मैं बताऊँगा। बट जब आपकी फसल 20 से 25 दिनों के आसपास होती है और जब सकड़ी और चौड़ी पत्ती के चारा का आपकी समस्या है और आपकी ग्वार की फसल जो 20 से 25 दिनों की हो और जो खरपतवार है वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था पे हो, तो मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियों के एक इमेजामॉक्स और इमेजाथाइपर करके एक मिक्स करके 35-35% वाला एक टेक्निकल आता है। अगर वो आप स्प्रे करते हो तो सकड़ी और चौड़ी पत्ती का चारा जो है वो नष्ट हो जाएगा। मार्केट के अंदर मैं बताऊँ तो मोडेस्टी के नाम से भी जो आता है, जिसके अंदर ये इमेजामॉक्स और इमेजाथाइपर 35-35% के अंदर होता है, वो मात्र 40 ग्राम प्रति एकड़ के दर से लोगे तो ये सकड़ी और चौड़ी पत्ती के चारे के प्रति आपकी समस्या
समाधान हो जाएगा। और दूसरा एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने जो अवस्था बताई है तभी, और जो घास की अवस्था 2 से 4 पत्ती की बताई तभी आपको प्रयोग करना है। और आपको और इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं है तो हमारे जो कॉल सेंटर है, हमारे एग्री डॉक्टर, या फिर हमारे कमेंट के अंदर भी आपको इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए, क्योंकि जो खरपतवारनाशी दवाई होती है वो फसल के लिए बहुत सेंसिटिव होती है, तो बहुत ध्यान से इसका प्रयोग करना है। और आपके पास ऐसी एक्सपर्टाइज है तो ही आप उसका जो है वो प्रयोग करिए, वरना जो से वो आप हाथों से निराई गुड़ाई कर लीजिए, या फिर अगर बीज के अंदर हल्की सी जगह है तो आप जो है वो मिनी ट्रैक्टर या फिर जो पावड़ा कोदाली जो हल्का सा आता है उनसे भी जो है आप अच्छी सी निराई गुड़ाई आप कर सकते हो। किसान भाई, ग्वार की फसल के अंदर 1 या 2 डिजीज आते हैं जो जिसको हम रोग बोलते हैं, और 1 या 2 कीट का प्रकोप रहता है, उससे ज़्यादा इसके अंदर बहुत कोई मगजमारी वाली पेस्ट नहीं है। इसके अंदर कुछ हल्का सा भी कभी-कभी तो लेना भी नहीं पड़ता है, और कभी-कभी आया अगर मौसम साथ नहीं दिया तो हल्का बहुत जो इसके अंदर माहो मोइला आता है और सफ़ेद मक्खी का प्रश्न थोड़ा बहुत आता है। तो उसके लिए आप जो है वो सिंपली कोई भी, जैसे कि इमिडाक्लोपिड है या फिर थायोमिथोक्साम लैम्बडा है, किलेक्स जैसी दवाई है, तो आप हल्की से अगर आप प्रयोग कर सकते हो तो ये जो माहो है और सफ़ेद मच्छर है उनके प्रति आपको अच्छे से रक्षण मिल जाएगा। और अगर मैं दूसरी बात करूँ अगर रोग के बारे में, तो इसके अंदर 2 रोग सबसे ज़्यादा आता है, बट वो मानसून के अंदर ज़्यादा आता है, ये समर के अंदर इतना नहीं आता है। एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है और एक ब्लाइट होता है, बट अभी गर्मी जो है वो ज़्यादा होती है तो पाउडरी मिल्ड्यू इतना नहीं आता है। और अगर मान लो कि आता है, जिसको हम सफ़ेद छासिया बोलते हैं, पत्तों के ऊपर सफ़ेद पाउडर हो जाता है और पत्ते जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते और पौधे का जो ग्रोथ कम हो जाता है। ये ज़्यादातर तो मार्च अप्रैल में ये डिजीज़ आता ही नहीं, जो खरीफ के अंदर होता है तब आता है। बट मान लो कि क्लाइमेट बिगड़ा है और सडन बारिश वगैरह हो गई और ये डिजीज़ आता है, तो हल्का सा आप हेक्साकोनाजोल जैसा जो हेक्सा करके आता है वो 1 लीटर में 1 ml लेके आप छिड़काव करते हो, तो भी आप ये छासिया या दहिया या फफूंदी जनित रोग है उसके सामने आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और दूसरा एक आता है ब्लाइट, जिसको हम पत्ती झुलसा के नाम से या पत्ती धब्बा के नाम से भी पहचानते हैं। तो उसके अंदर भी आप नॉर्मली कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब लेके 1 लीटर में 1 से 1.5 ग्राम लेके स्प्रे करते हो, तो इसका भी जो है वो नियंत्रण हो जाएगा। और समर के अंदर ज़्यादातर इतना कोई इसका प्रश्न नहीं आता है। तो ये है रोग और कीट का प्रबंधन। किसान भाई, अभी आपको ये मन में प्रश्न होगा कि भाई इसका प्रोडक्शन कैसा आता है, कितना आता है? तो तकरीबन अलग एरिया के अंदर अलग-अलग प्रोडक्शन सब किसान भाई लेते हैं। बट मैं प्रैक्टिकली बताऊँ तो मैंने 180 क्विंटल से लेके 250 पौने 300 क्विंटल तक प्रति एकड़ तक प्रोडक्शन लेने वाले किसान भाई देखा है। तो आप कैसी ट्रीटमेंट करते हो, आपकी कैसी मिट्टी है और किस तरीके से आप फसल का प्रबंधन करते हो, उस प्रकार से इसका प्रोडक्शन आता है। तो 180 क्विंटल से लेके 275 क्विंटल प्रति एकड़ तक प्रोडक्शन देने की ये ग्वार की जेनेटिक कैपेसिटी होती है। आप जितना उसमें से हार्वेस्ट कर पाओगे उतना आपको जो है वो प्रोडक्शन मिलेगा। और साथ-साथ में एक मैं बहुत रसप्रद बात बताना चाहता हूँ। कई सारे किसान भाइयों के मन में प्रश्न हुआ होता कि भाई इस बार तो सर अच्छा सा पानी है, बट वो पानी रहेगा या कैनाल मिलेगी कि नहीं या कुएं में पानी है कि नहीं, वो पता नहीं है, हमको आइडिया नहीं है। और हमने सपोज ऐसी सिचुएशन के अंदर, मान लो कि आपने समर के अंदर इस पहली बार कर रहे हो या फिर आपने समर के अंदर ग्वार लगा दी, आपने अच्छे से स्टार्टिंग में पानी दिया, जमा हो गया, 20-25 दिन की हो गई, दूसरा पानी दे दिया और फिर अचानक से ना ही कैनाल आ रही है, ना ही आपके पास पानी है और पानी बिल्कुल है ही नहीं। और आपको लगेगा सर ने तो बोला कि फूल और फली अवस्था पे एक-एक पानी देना है, तो अभी क्या करना है? तो ऐसी अगर खराब सिचुएशन भी आ गई, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, मान लो कि अगर आप पीछे पानी नहीं है तो प्रोडक्शन तो लॉस होगा ही होगा और फसल लोगे तो कम भी आ सकती है या ना आपके बराबर। बट इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है जो मैंने आगे बताया था। अगर आपको 20, 25, 30 दिन की फसल हो गई है और पानी चला गया है, फसल सूखने लगी है, अब गर्मी बहुत बढ़ने लगी है और आपको लग रहा है कि भाई इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा और मेरा खर्चा ही जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर फूल अवस्था के पहले आपको ये सिचुएशन पता चल गई है और फूल अवस्था के पहले अगर ये जितने भी आपने एक एकड़ के अंदर ग्वार लगाई थी और रोटावेटर मार के अंदर अगर आप मिट्टी के अंदर ही जो है उसको रोटरी कर देते हो, तो एक वो हरित खाद जैसा भी जो है वो एक काम कर देती है। यानी कि जो हवा के अंदर नाइट्रोजन उसकी जड़ों के माध्यम से बन रहा है और उसकी जो पत्ती, टहनी या डालियाँ है, जो ऑर्गेनिक बायोमास है, वो अगर आप मिट्टी के अंदर डालते हो, तो प्रति एकड़ के अंदर 25 से 30 किलो नाइट्रोजन जो है वो आपकी ज़मीन के अंदर ऐड हो जाएगा। और जो भी आप
खरीफ की फसल लोगे उसके अंदर जो भी फर्टिलाइजर आप देने वाले हो तो नाइट्रोजन का 25 से 30% जो आप डालने वाले थे वो कटौती यहाँ हो जाएगी और नेचुरली आपका जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाएगा और ऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन मतलब हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी आपकी मिट्टी के अंदर ऐड हो जाएगा और आपकी मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाती है। ऐसी सिचुएशन ज़्यादातर नहीं होती है बट रेयरली 100 में से एक किसान को ऐसा प्रॉब्लम या सिचुएशन आई तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट नहीं होगा और एज अ फर्टिलाइजर के रूप में और एज अ नेचुरल जो ऑर्गेनिक हम कार्बन बोलते हैं या खाद बोलते हैं उस तरीके से वो मिट्टी के अंदर काम करेगा और नेक्स्ट फसल जो होगी उसके अंदर जो आप भरपूर प्रोडक्शन भी ले सकते हो। तो ये जो गवार की फसल है वो बिल्कुल पानी हो या ना हो या कम हो, ज़्यादा हो या कोई सी भी मिट्टी हो, ये किसानों के लिए ये 100% सेफ और बेनिफिटेड फसल है। तो किसान भाइयों, ये गवार की फसल के बारे में जो हमने जानकारी दी, ये वीडियो कैसा लगा और आपको हमने एक-एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बताया है, बट उसके बावजूद भी आपके कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालें और हमारे एग्रोस्टार इंडिया चैनल को जो प्यार दिया है और बढ़ाने के लिए हमको सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने दोस्तों और किसान भाइयों को ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए। अपने जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप उसमें भी शेयर कीजिए और हर भारत के किसान को एक उन्नत किसान बनाने का हमारा इस एग्रोस्टार के मिशन के अंदर आप भी सहभागी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।